प्रत्यावर्ती धारा आपको पढ़ना है और इसके पहले का जो चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वो समाप्त हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं, उसको मैं फेयर कॉपी पे लगा करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो एक चैप्टर ये बचा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा का, अल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये लास्ट बट वन चैप्टर। अब इसके बाद एक छोटा चैप्टर और है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुम्बकीय तरंगे, लेकिन वो बहुत छोटा सा है और उसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे उसमें एक नंबर वाले क्वेश्चन या एक आध बहुविकल्पी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका मेन चैप्टर बचा हुआ है फर्स्ट पार्ट से। जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है फिर उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। सेकंड पार्ट में तो पीछे से भी आप कुछ पढ़ चुके हैं, उसमें भी 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको। अल्टरनेटिंग करंट आपको देखते हैं कि जो आप घरों में करंट फ्लो होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो आपके घरों में लाइन आती है, ठीक है, वो विद्युत जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है या प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है ना, धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक को हम बोलते हैं एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट और दूसरे को बोलते हैं डीसी करंट या डायरेक्ट करंट। दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी है, वो अंतर भी हम जानेंगे लास्ट में। लेकिन इस पूरे चैप्टर में आपको प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, क्यों ये अल्टरनेट फ्लो होती है, कैसे इस पर कौन से रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है, इस धारा की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, यानी वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, ये है ना। और अगर इसके परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में, ठीक है, कोई कुंडली हो जिसका स्वप्रेरकत्व तो हमको ज्ञात हो, या अगर कोई संधारित्र लगा हो या कोई प्रतिरोधी लगा हो, तो या दोनों लगे हों, तीनों लगे हों मान लीजिए, ठीक है, कई तरह के सर्किट बनेंगे, एलसीआर सर्किट बनेगा, सीआर बनेगा, एलआर बनेगा, ओनली एल सर्किट रहेगा, ओनली आर सर्किट रहेगा, ओनली सी सर्किट रहेगा। तो इसमें जो है वो संपूर्ण प्रतिरोध, जिसको हम बोलेंगे, बाद में समझेंगे हम, प्रतिबाधा, इंपीडेंस बोलते हैं उसको, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले हमको क्या जानना है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये आखिर कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, ये कैसे उत्पन्न हो जाती है और इसकी वैल्यू क्यों एक बार ज्यादा और एक बार कम होती है, ये आपको जानना है। ठीक है ना, देखिए फैराडे का जो नियम है वो आप पढ़ चुके हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो नियम है वो आप पढ़ चुके हैं, बताया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, जिसके अनुसार अगर कोई कुंडली है और उस कुंडली के आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो उस कुंडली का अपना एक चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस कुंडली का हो जाता है। उस चुंबकीय फ्लक्स को या उस मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम चेंज करते हैं, उसको हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जब उसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, फैराडे ने बताया था कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना उत्पन्न हो जाएगा, और जहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, वहां पर एक इंड्यूस्ड करंट, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा, वो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। समझ गए? तो अब ये विद्युत वाहक बल अगर हमारा परिवर्तित होता रहेगा तो हमारी जो प्रेरित धारा है वो भी परिवर्तित होती रहेगी। वास्तव में ये जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है वो ऐसी ही इसी प्रकार की एक प्रेरित धारा है। अच्छा, प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है आपको पता है? प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। कौन सा नियम है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, बाएं हाथ का नियम तो आप पढ़ चुके होंगे, किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताने के लिए होता था वो। ठीक है, लेकिन प्रेरित धारा की दिशा जो है बताने के लिए क्या होता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगर हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, दाएं हाथ का अंगूठा ये है आपका, उसके बगल के 2 अंगुलियों, एक को हम बोलते हैं फोर फिंगर, एक को बोलते हैं मिडिल फिंगर, अर्थात एक है तर्जनी और दूसरी है मध्यमा। ठीक है ना,
तो अगर हम अपने अंगूठे, दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि जो तर्जनी अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, और अंगूठा, अंगूठा क्या करे, ये कुंड मतलब जो चालक हमारा है उस चालक की गति की दिशा को बताए। क्योंकि आपको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने से ही एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और एक धारा उत्पन्न होगी। तो जब चालक हमारा गतिशील रहेगा तभी तो फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो चालक के गति की दिशा को बताने के लिए ये अंगूठा है आपका, अंगूठा चालक की गति की दिशा को बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। तो मध्यमा उंगली जो है वह प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। ठीक है ना। तो ऐसे उस नियम को हम ज्ञात कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ जाइए, तो फैराडे ने बताया था कि जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न ही हो जाएगी। ठीक है। अब इसे मान लीजिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, इस जगह पे जहाँ पर हम खड़े हुए हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हुआ है, जिसकी दिशा मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ है, राइट लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आपका है या चुंबकीय क्षेत्र आपका है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, जब कोई कुंडली घुमाई जाएगी, कुंडली को छोड़ दीजिए, जब कोई प्लेट, मान लीजिए हमारा हाथ आप देख रहे हैं ये प्लेट हो गया, इस प्लेट को जब हम घुमाएंगे ऐसे ऐसे हम राउंड करेंगे, एक पूरा राउंड कर देंगे इसको, ठीक है, तो क्या होगा, इस कुंडली से या हमारी जो ये आयताकार प्लेट मान लीजिए ये भी कुंडली है, ये आयताकार कुंडली हो गई, इससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। समझ रहे बात को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यदि किसी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन अगर होगा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स आपका परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आपने ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, इस आयताकार कुंडली को ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो है, अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरेगी, अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, उस समय फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम रहेगा। अब ऐसे इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, जो जो रोटेट करते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र तो फिक्स है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो है लेफ्ट टू राइट है वो तो फिक्स है, जब इसको हम रोटेट करते जाएंगे ऐसे ऐसे, तो इसके भीतर से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी आती जाएगी। ठीक है, कमी आती जाएगी। उस अवस्था में क्या होगा, फ्लक्स का मान कम होता जाएगा। और जब ऐसे कर देंगे बिल्कुल हम इस अवस्था में, तो कोई भी चुंबकीय, सारी चुंबकीय बल रेखाएं आर पार निकल जाएंगे, इससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है अति न्यून हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, उसको आप जीरो भी मान सकते हैं। ठीक है। फिर अगर दूसरी राउंड में घुमाना शुरू करेंगे इस नीचे की तरफ, तो जब ऐसे इस क्षैतिज से बढ़ेगा नीचे की तरफ, तो फिर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और जब ये वर्टिकल नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में फिर अधिकतम कमी हो जाएगी, अधिकतम वृद्धि हो जाएगी। फिर जब ऐसे नीचे की तरफ था और फिर ऐसे की तरफ घुमाना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ, तो फिर ये घटना शुरू हो जाएगा, यहाँ आने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, फिर बढ़ाएगा, ऐसे बढ़ते 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 क्या अधिकतम हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक आयताकार कुंडली अगर हमारी है, तो उस आयताकार कुंडली में अगर हम घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का जो फार्मूला है वो आपको पता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है ये। तो अगर किसी कुंडली को हम, आयताकार कुंडली है, उसको घुमा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो B के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो वही पहले से ही है, घूम तो केवल कुंडली रही है। ए जो है चुंबकीय, माफ कीजिएगा, कुंडली का जो कुंडली आपकी है, आयताकार कुंडली है, उसका क्षेत्रफल है, ए में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो थीटा है, थीटा समझ रहे हैं क्या चीज है, थीटा जो है
वह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी? क्षेत्रफल दिशा। अगर पृष्ठ को हमने ऐसे रखा है तो पृष्ठ पर खींची गई जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, किसी पृष्ठ के तल पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश होती है। तो अगर हमने कुंडली को ऐसे रखा हुआ है तो खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा कैसे जाएगी? इधर की तरफ जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा इधर की तरफ ही है, इसलिए दोनों के बीच जो कोण होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। और जब हम इसको घुमाते जाएगा ऐसे ऐसे, तो वही जो थीटा कोण हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश अर्थात बी और ए के बीच का जो कोण है वो परिवर्तनशील हो जाएगा। ठीक है। अगर कुंडली को हम तेजी के साथ घुमाएंगे तो थीटा का मान तेजी के साथ परिवर्तित होगा, धीरे गति में घुमाएंगे धीरे परिवर्तित होगा। ठीक है। तो अगर ये थीटा, ये घुमा हुआ कोण आपका है, और कुंडली का जो गति है, कुंडली की जो गति है, रोटेशन वाली जो गति है, अगर घूमने की दर, कुंडली के घूमने की दर को ओमेगा से दिखाया जाए, ओमेगा, समझ रहे ना? ओमेगा जो क्या होता है? कुंडली के घूमने, कोणीय वेग होता है, ये कोणीय वेग जान ही रहे होंगे। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपान टी। कोणीय वेग की परिभाषा जानते होंगे कि प्रति एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहा जाता है। प्रति एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। अर्थात ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपान टी, या थीटा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी, ऐसे होता है। ठीक है। तो अगर ये वैल्यू हम रख देते हैं तो फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बी ए कॉस ओमेगा टी। बात क्लियर हो गई ना? अब देखिए इसको रोटेट करेंगे हम। ठीक है। तो टाइम जो है बदलेगा हमारा, 0 सेकंड है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, ऐसे टाइम जो है बदलता जाएगा। टाइम बदलेगा तो फाई बदलेगा, भले ही बी और ए परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन टी के बदलने पर क्या होगा? फाई परिवर्तित होगा। इसलिए इसका हम क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे, तो हमको क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर आ जाएगी। क्योंकि अगर हमको निकालना है प्रेरित धारा कितनी बहेगी, तो धारा तब बहेगी जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा? जब फ्लक्स परिवर्तन की दर आप निकालेंगे। फैराडे ने ये तो बताया था कि फ्लक्स परिवर्तन की दर, ठीक है, उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो हम फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं, इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे, अर्थात डी फाई अपान डी टी। डी फाई अपान डी टी इक्वल क्या हो जाएगा? बी ए का, इसका कर दीजिए अवकलन, तो डी अपान डी टी यहाँ हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा। ठीक है ना? ये हो जाएगा बी ए आपका जो है वो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। कॉस का अवकलन क्या होता है पता है? कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन अभी ओमेगा टी नहीं किया हमने, ओमेगा टी का अवकलन करोगे जब, तो जो टी का गुणांक है ओमेगा, इस ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब डी फाई अपान डी टी इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी, ऐसे हो जाएगा। अब हमको पता है कि उत्पन्न होने वाला जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, अर्थात कि, है ना, वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या n है, n से मल्टीप्लाई करते हैं, E इक्वल टू क्या होता है? माइनस n डी फाई अपान डी टी। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका माइनस, अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी फाई अपान डी टी वैल्यू ये आपको पता है, और n से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा n बी ए ओमेगा, क्या हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई किया, n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आपको मिल गया यहाँ पे E इक्वल टू n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? कोई दिक्कत? ये हो गया आपको। अब देखिए इसमें अगर ओमेगा टी बदलेगा, समझ रहे बात? ओमेगा टी बदलेगा अगर, तो पूरा मान परिवर्तनशील हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? ओमेगा टी बदलेगा तो पूरा मान परिवर्तनशील हो जाएगा।
साइन ओमेगा टी का मान जो है मैक्सिमम मान 1 होता है, न्यूनतम मान क्या होता है -1 होता है। ठीक है ना। कुंडली ऐसे घूम रही है, कुंडली आप क्या कर रहे हैं, घूम रही है, तो पहले कुंडली क्या करेगी, 0 टाइम हो गया, पहले टाइम t बराबर हो गया 0, स्मॉल t बराबर क्या हो गया 0। जब स्मॉल t का मान 0 होगा तो उस अवस्था में ये साइन 0 हो जाएगा, जब साइन 0 हो जाएगा तो पूरा मान ही 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब t बराबर 0 पर जब कुंडली घूमना शुरू ही कर रही है, ठीक है ना, t बराबर 0 का मतलब हुआ ओमेगा t मान 0 अर्थात थीटा मान 0, थीटा मान 0 का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मतलब b और a के बीच का कोण क्या है 0 है। तो उस अवस्था में क्या t बराबर 0 आपका है, तो e बराबर क्या होगा n b a ओमेगा साइन 0 हो जाएगा, पूरा 0 कर देना इसको। चलो जब t बराबर 0 तो e बराबर 0, ठीक है। अब देखो t बराबर क्या किया, t/4 यानी 1/4 समय बढ़ा दिया हमने, 1/4 टाइम बढ़ा दिया हमने, ठीक है। यानी कुंडली, अब ये कुंडली ऐसे हमारी है, ठीक है, अब ये ऐसे घूम रही है ऐसे। चलिए टाइम t बराबर t/4 पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, अब देखो इसकी वैल्यू ये तो फिक्स है आपका, n b a ओमेगा तो फिक्स है, साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, साइन ओमेगा समझ रहे हो ना, ओमेगा की वैल्यू ये होती है 2 पाई n होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई n, n इक्वल टू क्या होता है 1/t, तो यहाँ 2 पाई t कर दिया, और t की वैल्यू क्या रखी है t/4, तो क्या होगा, t कटेगा, 2 कटेगा, π/2 sin π/2 मान होगा 1। इसका मतलब इसकी जो अधिकतम वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, तो उस अवस्था में जो e हमारा है हो जाएगा n b a ओमेगा, और यह विद्युत वाहक बल की मैक्सिमम वैल्यू है या अधिकतम वैल्यू है, तो इसको हम E0 या E0 कह लीजिए, इसको हम E0 दिखा रहे हैं। मतलब टाइम t बराबर 0 पर E बराबर 0 था, जब टाइम t बराबर T/4 हुआ तो उस अवस्था में E का मान E0 यानी मैक्सिमम हो गया, और जब हाफ चक्कर पूरा हो गया अर्थात t बराबर स्मॉल t इक्वल टू जब T/2 हो गया, आधा चक्कर पूरा हो गया, ठीक है, कुंडली का एक राउंड पूरा नहीं, हाफ चक्कर पूरा हुआ है, उस अवस्था में क्या होगा, जो आपका T/4 था ये T/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, d से d कटेगा, sin पाई हो जाएगा, sin पाई की वैल्यू होती है 0, और जब 0 हो जाएगी इसका मतलब E बराबर हो जाएगा 0। तो पहले E बराबर 0 था, फिर E बराबर हो गया आपका E0 यानी मैक्सिमम हो गया, फिर E बराबर फिर 0 आ गया। जब हम स्मॉल t की वैल्यू 3t/4 करेंगे, क्या करेंगे 3t/4, t/4 पहले किया, फिर t/4 और किया, यानी t/2 कर दिया, फिर t/4 और कर दे रहे हैं, तो 3t/4 हो जाएगा। उस समय जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा, sin ओमेगा t की वैल्यू जो है -1 आएगी, क्या आएगी -1, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 3t/4 होगा, तो 2 से 2 4 होगा, t से d कटेगा तो 3π/2 आएगा, sin 3π/2 की वैल्यू होगी -1, तो उस कंडीशन में t इक्वल टू जो है -E0 होगा, मतलब E की वैल्यू तो मैक्सिमम होगी ही, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। और जब हम स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T कर देंगे अर्थात पूरा चक्कर लगा लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा 2π कैपिटल T इनटू यहाँ पर केवल t बचेगा, t से t कटेगा, तो sin 2π हो जाएगा, sin 2π की वैल्यू फिर से क्या होगी 0 हो जाती है, तो उस अवस्था में फिर t का मान हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ हमारा ऐसे बने रहेगा, ऐसे, ठीक है, ये कंडीशन देख रहे हैं, ये कंडीशन, ये आपका विद्युत वाहक बल है, ये कंडीशन है E0 की, मतलब 1/4 चक्कर देखिए, ये क्या है, ये 1/4 चक्कर है, 1/4 चक्कर में क्या हो गया, t बराबर हो गया T/4, अर्थात जो हमारा टाइम है वो पूरे आवर्तकाल का 1/4 हो गया, और उस समय जो ये आपका विद्युत वाहक बल है वो मैक्सिमम हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या है, स्मॉल t की वैल्यू क्या है T/2 है, हाफ चक्कर हो गया, उसमें जो विद्युत वाहक बल है वो 0 हो गया, फिर एक 1/4 चक्कर और आई आगे, यहाँ पर जो टाइम हुआ वो हो जाएगा 3t/4, और जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो -E0 हो जाएगा, और जो हमारा पूरा चक्कर हो गया तो यहाँ पर t बराबर कैपिटल T हो गया, और t की वैल्यू क्या यहाँ हो गई 0 हो गई।
समझ गए होंगे? कहने का मतलब हुआ कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली एक राउंड लगा लेती है, एक चक्कर पूरा लगा लेती है, तो उस चक्कर के दौरान उसका जो विद्युत वाहक बल है जो उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन लगातार होगा जब वो घूमेगी तो विद्युत वाहक बल उसका क्या होगा? एक बार अधिकतम, एक बार न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, मतलब एक चक्कर में दो बार, एक चक्कर में क्या होता है? दो बार मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है, एक बार एक डायरेक्शन में, एक बार दूसरी डायरेक्शन में, और दो बार उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। समझिए बात को? अब जब दो बार उसकी वैल्यू अधिकतम और न्यूनतम हो रही है तो जो धारा उत्पन्न होगी वह भी दो बार मैक्सिमम उत्पन्न होगी, दो बार न्यूनतम उत्पन्न होगी। ठीक है ना? तो जब अधिकतम उत्पन्न होती धारा हमारी, तो धारा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, उस धारा का उपयोग हम अपने लाभदायक कार्यों में कर लेते हैं। दूसरे राउंड में क्या होता है? धारा निगेटिव एक्शन बहती है, तो उस अवस्था में क्या होता है? आपका जो कार्य है वो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? धारा वहां पे रुक जाएगी। जब धारा आपकी रुक जाएगी तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। जैसे बल्ब मारा है मान लीजिए, तो बल्ब में एक बार धारा अधिकतम हो जाएगी, बल्ब जलेगा, फिर न्यूनतम हो जाएगी, बुझेगा। तो एक चक्कर में जो है ये बल्ब हमारा जो है वो एक बार जलता है, एक बार बुझता है, क्योंकि जब नीचे की तरफ ये जब नीचे की ओर धारा जाती है तो उस अवस्था में बल्ब आपका नहीं जलेगा। जब धारा का मान धनात्मक होगा तभी आपका बल्ब जलेगा। तो ये एक चक्कर में क्या करता है? ये एक बार यह जलता है, एक बार बुझता है। तो इसकी जो आवृत्ति है वो होती है 50 साइकिल प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 50 बार ये जलता है, बुझता है। मतलब 50 बार जलेगा, 50 बार बुझेगा, 100 बार जान लीजिए, 100 बार, 50 बार जलेगा, 50 बार बुझेगा, क्योंकि 50 साइकिल, 50 चक्कर एक सेकंड में ये जो प्रत्यावर्ती धारा है वो हमारी लगा लेती है। समझ रहे हैं? लेकिन आपकी आंख में क्या होता है? दृष्टि निर्बलता का दोष होता है। जैसे पंखे की पत्तियां लगातार घूम रही हैं तो आपको लगता है कि एक मतलब पूरे सर्किल में पत्तियां ही पत्तियां हैं, आप गिन नहीं पाते उसको। वैसे ही ये बल्ब आपको हमेशा जला हुआ दिखता है दृष्टि निर्बलता के दोष के कारण। ठीक है ना? तो ये जो है ये धारा हमारी है। अब देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये MVA ओमेगा, देख रहे हैं इस चीज को? ये क्या है? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हुई थी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हुई थी? 1 हुई थी, तो उस अवस्था में MVA ओमेगा ये क्या था? अधिकतम विद्युत वाहक बल था, E0 था। तो अगर E0 की वैल्यू जो है MVA ओमेगा है आपका, तो E0 के टर्म में E की वैल्यू आप नोट कर सकते हैं। इस समीकरण को आप कैसे कर सकते हैं? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ऐसे कर सकते हैं। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है? तो विद्युत वाहक बल आपका अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, और साथ साथ धारा भी आपकी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी। तो आप दोनों के लिए एक साथ ग्राफ बना सकते हैं ऐसे। एक ग्राफ आपका ये हो गया। ठीक है? अब देखिए, विद्युत वाहक बल के लिए, या उसको आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी कर सकते हैं। वोल्टेज, क्योंकि आप जो घरों में धारा आपकी आती है उसको आप वोल्टेज नाम देते हैं। विद्युत वाहक बल तो ठीक है, उत्पन्न होता है, ठीक है, जब परिपथ में स्थिर रहता है तो उसका नाम विद्युत वाहक बल रखते हैं। जब वो खुले परिपथ में होता है तो उसी को हम विभवांतर बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं। ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसको लिखेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। और ये देखिए, इसी के संगत ये धारा है। जब वोल्टेज का मान हाई होगा, धारा का मान भी हाई होगा, तो इसको हम लिखने बोलेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना? ये धारा की मैक्सिमम वैल्यू है, अर्थात V0 है, और ये वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू है, और ये धारा की मैक्सिमम वैल्यू है I। ठीक है? तो दोनों का ग्राफ आप ऐसे दिखा सकते हैं, V0। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ऐसे आप कर सकते हैं। अब इसमें वोल्टेज का शिखर मान पूछता है, अगर वोल्टेज का शीर्ष मान, तो आप बता सकते हैं वोल्टेज का शीर्ष मान क्या है? V0, और धारा का शीर्ष मान क्या है? I0। कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर में, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर में, ठीक है,
वोल्टेज का और धारा का जो शीर्ष मान होता है या अधिकतम मान होता है उसे ही वोल्टेज का शिखर मान या धारा का शिखर मान कहते हैं। ठीक है, या उसको आप दूसरे शब्दों में धारा आयाम, ये आयाम है ना, देखिए ये सरल आवर्त गति का फिगर है, तो ये एक तरफ जो अधिकतम दूरी चली जाती है उसको हम आयाम बोलते हैं। तो इसको हम धारा आयाम और वोल्टेज आयाम भी कर सकते हैं। यानी वन साइड में धारा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम वोल्टेज आयाम और धारा आयाम दोनों कह सकते हैं। क्लियर बात हो गई ना। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का मतलब यह है कि जब कुंडली को हम बहुत तेजी के साथ घुमाएंगे, ऐसे लगातार घुमाएंगे फटाफट, ठीक है, तो एक राउंड में कुंडली बहुत कई बार घूमेगी। जब कई बार घूमेगी तो एक ही सेकंड में धारा का मान कई बार मैक्सिमम होगा, कई बार मिनिमम होगा। कुंडली घूमती जाएगी तो एक राउंड में धारा का मान एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम होगा। ठीक है, तो वैसे ही जो धारा वोल्टेज आपका है, ठीक है ना, उसका भी मान ऐसे अधिकतम न्यूनतम होगा। तो यह कई बार आपका काम होगा जब कुंडली आपकी घूमती रहेगी। तो एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को ही आप आवृत्ति बोलते हैं। तो एक सेकंड में धारा की वैल्यू जितनी बार अधिकतम होती है, जितनी बार न्यूनतम होती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। आवर्त काल क्या है कि एक पूर्ण चक्कर होने में, ठीक है, अर्थात एक बार धारा का मान शीर्ष पे रहे, फिर धारा का मान न्यून हो जाए, फिर वो अपनी मूल अवस्था में आ जाए। तो इस पूरे चक्कर में जो टाइम लगता है ना, मतलब धारा का मान 0 रहे, फिर शीर्ष मान को प्राप्त करे, फिर 0 हो जाए, फिर न्यूनतम मान को प्राप्त करे, फिर 0 हो जाए। तो ऐसे जो इसमें जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्त काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आवर्त काल बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप जान गए, इसकी शुरुआत हो गई है। इसमें देखिए अब आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में, धारा का माध्य मान क्या है? कौन सा मान? माध्य मान, ठीक है ना। और वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? देखो पूछा जाएगा कि धारा का बताइए एक पूरे चक्कर में धारा का माध्य मान कितना होगा या धारा का औसत मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 0 होगा। इधर की तरफ धारा का मैक्सिमम वैल्यू जो है +I0 है, इधर -I0 है। तो एक पूरे चक्कर के लिए धारा का जो औसत मान है या माध्य मान है वो 0 होता है, ठीक है ना। हाफ चक्कर में पूछा जाए आपका, तो हाफ चक्कर में धारा का माध्य मान होता है, कितना होता है अब बताएंगे हम आपको, ठीक है। हाफ चक्कर में अर्थात T/2 टाइम में, क्योंकि देखो धारा की वैल्यू जो है इकाई थोड़ी बढ़ गई इतना। धारा की वैल्यू अगर ये I0 हुई है यहाँ पर, तो बढ़ते 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 तब I0 हुई है, या घटते 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 तब 0 हुई है। तो ये क्रमागत रूप से बढ़ रही है या घट रही है। तो इसका हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं निकलेगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कि पूरे T/2 टाइम में, यानी हाफ चक्कर के टाइम में, आधे चक्कर टाइम में ये पूरी धारा कितनी बही हुई, फिर हम T/2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको माध्य मान प्राप्त हो जाएगा। एक पूरे चक्कर के लिए जो औसत मान है या माध्य मान है, ठीक है, एक पूरा राउंड हमारा हो गया, इसमें जो औसत मान है या माध्य मान है वो 0 होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे चक्कर में कोई धारा बही ही नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर हम माध्य मान निकालें कैसे इसको? इसका माध्य मान निकालने के लिए क्या करना होगा? इसका माध्य मान निकालने के लिए हमको वर्ग माध्य मूल मान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग माध्य मूल मान, अर्थात धारा की वैल्यू एक बार पॉजिटिव है एक बार निगेटिव है। तो क्या करेंगे, जब ऐसी चीजें होती हैं कि मान पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो औसत जो है ऐसे नहीं निकालते हैं कि लगातार जोड़ दें ऐसे। तब उसके लिए क्या उपाय है कि धारा की जितनी भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग। धारा की वैल्यू को क्या कर देंगे हम? वर्ग कर देंगे, वर्ग करके फिर उसको ऐड कर देंगे, ऐड करके तब उसका औसत निकाल लेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। हो गया, औसत भी हो गया, वर्ग किया तो हमने तो वर्गमूल भी निकाल लिया, सारी चीज बराबर हो गई। तो वर्ग माध्य मूल मान निकाल लेंगे, वो धारा की एक्चुअल वैल्यू मानी जाती है। आपने देखा होगा जैसे किसी बर्तन में भरे गैस की गति होती है, गैस की अणु वाली गति होती है, अणु इधर जा रहा है, कभी कभी इधर जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वहां पर अगर औसत गति निकालेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर वाला वेग पॉजिटिव होगा, इधर का निगेटिव होगा। इसका मतलब थोड़ी कि औसत वेग 0 हो गया तो कण गति कर ही नहीं रहा है, कण गति कर रहा है, लेकिन कितना उसका मानेंगे, औसत वेग कितना मान लेंगे उसका हम?
सभी वेगों का वर्ग करेंगे, वर्ग करके उसको ऐड करेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर n से डिवाइड करेंगे तो हमको वर्ग माध्य मूल मान मिल जाता है। तो वैसे यहाँ भी हमको धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आपको हम अगले वाले लेक्चर में बताएंगे।